आज का हमारा लेक्चर है सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन पे, सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन। तो देखो, सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं, ये ड्राई माइक्रोब्स भी होते हैं। और अब तो जो सिंगल सेल जो प्रोटीन है उनकी टैबलेट्स भी आती हैं और स्टूडेंट्स को दी जाती हैं। तो ये हेल्थ के लिए भी, न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट थी उनको पूरा करने के लिए भी वैसे जो सिंगल सेल प्रोटीन है उनकी प्रोडक्शन स्टार्ट की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन इज द ड्राइड सेल ऑफ माइक्रोब्स कंज्यूम्ड एज द प्रोटीन सप्लीमेंट। तो सिंगल सेल क्या होती है? ये ड्राइड जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम ह्यूमन बीइंग एज ए सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, और एनिमल्स को भी दिया जाता है। जो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स होते हैं ना, वहाँ पे उनको प्रोटीन सप्लीमेंट में सिंगल सेल प्रोटीन ही दी जाती है। और ये ड्राइव किससे किए जाते हैं? ये ड्राइव किए जाते हैं, इन्हें हम मतलब निकालते हैं। यीस्ट हो सकती है वो सिंगल सेल, फंगस हो सकती है या फिर एल्गी हो सकती है। स्पाइरुलिना जो एल्गी है वो बहुत यूज़ की जाती है, इसमें ग्रीन कलर की होती है और उसकी टैबलेट्स बनाई जाती है, स्पाइरुलिना। और सिंगल सेल प्रोटीन ऑल टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे इनमें विटामिन भी हो सकते हैं, फोलिक एसिड भी हो सकते हैं और अमाइनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। अब जब भी हम सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं तो उसमें जो माइक्रोब्स हम लेते हैं उसकी कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सूडोमोनास लेके सिंगल सेल प्रोटीन नहीं बना सकते, क्योंकि वो पहले ही पैथोजेनिक है। तो सबसे पहले उस माइक्रोब की क्वालिटीज़ में क्या क्या होना चाहिए? एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। उसमें जो है पैथोजेनिक जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो नहीं होनी चाहिए, और टॉक्सिसिटी भी नहीं होनी चाहिए। टॉक्सिसिटी क्या होती है? देखो, पैथोजेनिसिटी होता है किसी बीमारी को कॉज करने की एबिलिटी, और टॉक्सिसिटी होता है उस माइक्रोब में कुछ टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाउंड करके हमारी बॉडी से ही उसको मतलब मिसबिहेव करवाने में कंपल्शन दे देते हैं कि नहीं, अब तुम ऐसे रिएक्ट करो, यानी कि इम्यून सिस्टम को टॉक्सीफाई कर देते हैं, बॉडी को टॉक्सीफाई कर देते हैं, और इम्यून सिस्टम जो है अपोजिट रिस्पॉन्स देने लगता है, जैसे कोलेरा टॉक्सिन हो गया। तो इस टाइप से प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैंने अभी जो स्पाइरुलिना है उसका एग्जाम्पल लिया था। और डाइजेस्टिबिलिटी होनी चाहिए उनकी, और गैनोलैप्टिक जो उनकी क्वालिटीज़ है वो भी होनी चाहिए। यानी कि जो बॉडी है, जिसको भी एनिमल के लिए या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए हम उसे ड्राइव कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, तो उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उसे डाइजेस्ट कर पाए। ग्रोथ रेट जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए कि थोड़े टाइम में ज़्यादा ग्रो कर पाए। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी पीएच के साथ, टेम्परेचर के साथ, और जो उसमें जो मिनरल कंसंट्रेशन है वो भी होनी चाहिए। जो जिस वाटर में या फिर जो भी सबस्ट्रेट हम उसको दें, उस पर उसको ग्रो करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और एबिलिटी टू यूटिलाइज कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस, और उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो कार्बन नाइट्रोजन सोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एज ए बेस, तो उसे यूटिलाइज कर सके। अब हिस्ट्री में अगर बात करें तो जो सिंगल सेल प्रोटीन है सबसे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जो है कल्टीवेट किए गए थे। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया वाज प्रोड्यूस्ड इन जर्मनी फ्रॉम मोलेसिस। जो सैक्रोमाइसिस है ना, यीस्ट, सबसे पहले यहीं प्रोड्यूस किया गया था जर्मनी में। काउ की सबसे पहले डिस्कवरी जर्मनी में हुई थी, और सिंगल सेल प्रोटीन से ये बनाने के लिए यूज़ किया गया था। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो कैंडिडा यूटिलिस है उसे यूज़ किया गया था सूप बनाने के लिए और सॉसेज बनाने के लिए। यूटिलिस क्या होता है? कैंडिडा यूटिलिस एक माइक्रोब है जिसे हम ग्रो करते हैं, और वो बहुत जल्दी जो है मल्टीप्लिकेशन करता है और उसके बंच बन जाते हैं। तो उसे एज ए जो फॉल्स मीट होता है उसकी तरह उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। टर्म सिंगल सेल प्रोटीन जो है कैरोल एल विल्सन ने 1966 में कॉइन करी थी। ऐसा आ सकता है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में कि जो सिंगल सेल प्रोटीन टर्म है ये कब किसने दी थी? तो ये कैरोल एल विल्सन ने 1966 में पहली बार बताई थी। इसका प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है? सबसे पहले सबस्ट्रेट हम लेते हैं, उसको स्टेन करते हैं। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है। अगर सैक्रोमाइसिस सर्विसिया हम ग्रो कर रहे हैं तो मोलेसिस हो सकता है सबस्ट्रेट हमारे लिए। अगर हम कोई फंगस या फिर कोई एल्गी ग्रो कर रहे हैं तो हमारे पास वाटर हो सकता है सबस्ट्रेट, यानी कि हम किस टाइप का जो है वाटर बेस तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर मिनरल्स वगैरह डाले जाते हैं। फिर होती है उसकी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में जो इनोकुलम और फर्मेंटर यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे जो सिंगल सेल प्रोटीन है तकरीबन ये फेड बैच जो कल्चर होता है उसके साथ यूज़ की जाती है, यानी कि एक बार डाला फिर निकाला। फेड बैच कल्चर क्या होता है? बार बार में फेड करना, और बैच के साथ हर बार पर बैच हमें फीडिंग करनी होती है, और जो है सब्सटेंस वो निकालना होता है। ये कंटिन्यू ग्रो करता रहता है, और एट द एंड हमें जितना सबस्ट्रेट है उसके साथ जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिल जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार में ही उसको पूरा का पूरा फर्मेंटर को भर देते हैं और उसके अंदर जो इनोकुलम है वो डाल के छोड़ देते हैं। फेड बैच कल्चर
इस तरह से नहीं होता। अब इसकी हार्वेस्टिंग में क्या होता है, तो हमारे पास अब सबस्ट्रेट आ जाता है, तो उसको मतलब 2 टाइप का सबस्ट्रेट होता है। देखो सिंगल सेल प्रोटीन की जो फेड बैच कल्चर होता है उसमें क्या होता है, हमने जो सेमी सॉलिड है वो ब्रोथ बना लिया, ठीक है। सेमी सॉलिड ब्रोथ को हमने फर्मेंटर में डाल दिया। फर्मेंटर में पहली बार में हमने क्या किया, इनोकुलम डाला। इनोकुलम में हमने जो माइक्रोब्स डाले हैं वो हमारी जो ब्रोथ है उसको खाएंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। ये हो गया फर्स्ट बैच, ठीक है। हमने देखा भी ये ग्रो कर गए, हम दूसरा बैच डालते हैं और अब फिर से हमने इनोकुलम डाला, वो इनोकुलम फिर से इन्होंने यूटिलाइज किया और फिर से ग्रो किया, फिर से डाला और फिर एट द एंड हमने क्या किया, जितना भी जब एक स्टेज आ जाती है, जो ग्राफ होता है, जब स्टेशनरी फेज आ जाता है और हमारा फर्मेंटर जो है एट द एंड भरने वाला होता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। ये होता है फेड बैच कल्चर। अब देखो तो इसमें मतलब बैच बाय बैच हम क्या कर रही है, फीडिंग कर रही है। देखो अब इसकी हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। जो थर्ड प्रोसेस होता है वो होता है हार्वेस्टिंग। अब इसका जो पूरा डायग्राम है वो समझते हैं कि कैसे कैसे जो प्रोसीजर है सिंगल सेल प्रोटीन का वो चलता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में हम कुछ भी ले सकते हैं, अर्बन वेस्ट हो सकता है और एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है। अर्बन वेस्ट में क्या होता है, कूड़ा करकट, जो भी घर से जो वेट वेस्ट निकलता है, रसोई किचन का जो वेस्ट होता है वो ले सकते हैं, या फिर फ्रूट वेस्ट जो हो सकता है वो ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो खराब हुई सब्जियां होती हैं उस टाइप का जो भी वेस्ट है वो हम लेते हैं। ये तो होता है हमारा सबस्ट्रेट। फिर लैब स्केल पे उसकी प्रोडक्शन की जाती है। लैब स्केल पे क्या होता है, लैब स्केल पे हम छोटी जो पेट्री प्लेट्स हैं उनमें ग्रो करके देखते हैं। लैब स्केल जो फर्मेंटर होते हैं उनका साइज होता है 1 लीटर से 5 लीटर और 10 लीटर भी हो सकता है। तो लैब स्केल फर्मेंटर पे उन्हें किया जाता है। फिर लैब स्केल से 10 लीटर से 100 लीटर फर्मेंटर से 1000 लीटर फर्मेंटर जो है प्लांट स्केल पे जाते हैं और इस पूरे प्रोसीजर को हम अप स्केलिंग कहते हैं। तो लैब स्केल पे हम माइक्रोब्स जो हमारे पास जो एल्गी हैं वो टेस्ट करते हैं, यीस्ट टेस्ट करते हैं, फंगस, और जिसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उसे ही फिर हम स्केल अप के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसकी जो वैल्यू होती है, जो इवैल्यूएशन है, वो चेक की जाती है कि भाई इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो लेवल क्या है और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ क्या है। फिर उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है और स्टैंडर्डाइजेशन है प्रोडक्शन की, कि कितने टाइम में कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है ये एल्गी सैंपल जो हमने लिया है, तो उसकी पूरी प्रोडक्शन की जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन की जाती है। और उसके बाद स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बाद आता है थर्ड स्टेप जो हार्वेस्टिंग का होता है। और हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, सबसे पहला मेथड होता है सेल डिस्ट्रक्शन, जिनमें प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो इनर सेल पे प्रेजेंट होता है, तो उसे बोलते हैं सेल डिस्ट्रक्शन। फिल्ट्रेशन, क्योंकि जब सॉलिड जो इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर आउट करनी होती है, यानी कि सेल मास जब हमें निकालना होता है तो उस टाइम पे हम ये करते हैं फिल्ट्रेशन। और सेल डिस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, या तो उसको हाई स्पीड पर रोटेट करवा सकते हैं, सेंट्रीफ्यूज करवा सकते हैं, तो होता है सेल डिस्ट्रक्शन। और प्लाज्मोलाइसिस भी हम करवाते हैं, एंजाइम्स की हेल्प से प्लाज्मोलाइसिस करवाया जाता है ताकि जो आउटर सेल वॉल है वो रप्चर हो जाए और जो इनर प्रोटीन मास है वो बाहर आ जाए। फिर कंसंट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन की जाती है। अब उसके बाद आता है सिक्योरिटी, जो इवैल्यूएशन है कि उनकी टेस्टिंग होती है कि ये ह्यूमन यूटिलाइजेशन के लिए सही है या नहीं है। एलिमिनेशन होता है फिर टॉक्सिसिटी का, अगर कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस जो ग्रो कर जाते हैं तो उनके डिलीशन के लिए जो एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। एलिमिनेशन होता है कंपाउंड का, यानी कि एंटीबायोटिक्स जो पहले से अगर मीडिया में डाले हों तो वो एंटीबायोटिक क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं उनको ग्रो ना करने को। दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन हो सकता है उसका, और जो सही प्रोडक्ट होता है वो फाइनल प्रोडक्ट हम यूटिलाइज करते हैं। उनकी एप्लीकेशन कहीं भी हो सकती है, एग्रीकल्चर फीड में हो सकती है, एनिमल्स के लिए हो सकती है, डाइटरी सोर्स के लिए हो सकती है, न्यूट्रिशन के लिए हो सकती है, चाइल्ड सप्लीमेंट के लिए भी यूज़ की जाती है। अब जो सिंगल सेल प्रोटीन है इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है, पूरा एक्सट्रीम कंट्रोल पे करना होता है। देखो माइक्रोब्स ऐसी चीज़ होती है, पता नहीं कब उनमें म्यूटेशन हो जाए और कब जो है वो टॉक्सिसिटी दिखाना स्टार्ट कर दे, तो बहुत एक्सट्रीम कंट्रोल पे पूरा प्रोसीजर करना होता है। क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत हार्ड होती है, आल्सो जो प्यूरिफिकेशन है वो भी बहुत मुश्किल होती है। सारे जो अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि उस सोर्स के अंदर प्रेजेंट हो, डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का रॉ मटेरियल लिया है, कौन सा माइक्रोब लिया है, तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिक्वायर्ड आए। कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है, जो चैलेंजिंग हो सकता है, जो कंज्यूम कर रहा है। हमें कैसे पता, देखो इसकी टेस्टिंग हो सकती है, हमने लैब स्केल पे जो है टेस्टिंग कर ली, लैब स्केल पे हमें पता है कि इनको नहीं हार्म कर रहा, इनको नहीं हार्म कर रहा और इनको नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पॉपुलेशन में कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हो जिन्होंने वो किसी के कहने पे ले लें और फिर क्या होता है वो कंज्यूमर जो उनको हार्म कर जाए। तो इसी के साथ ये होते हैं लेक्चर ख़त्म। आई होप आप सबको पसंद आया होगा।